हेलो दोस्तों। 2022 के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं फिजिक्स से, जो कि पीडीएफ के थ्रू हम आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाए हैं उसी पीडीएफ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में संभावित है उस टाइप्स के क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ जिक्र करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में बांट करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले फेज में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात ही केवल जिक्र करेंगे, पूरे बात पर हम इस पर जोर नहीं देंगे। तो हम केवल जिस पर आपको पॉइंट करे उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे प्रकाश की बात करूँ तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप एक बार याद कर लीजिएगा कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्न में कौन पारदर्शी है कौन पारभासी है। तो आप देख सकते हैं कि हम पारदर्शी का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, तो पारदर्शी की एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अपारदर्शी का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ देता है, पूछता भी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और एक यहाँ पर देख लीजिएगा पारभासी का एग्जाम्पल, ये एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है कि ये बार बार जो है पूछ ही देता है। ठीक है ना। ठीक है, घिसा हुआ शीशा याद रखिएगा, तेल लगा हुआ कागज है इत्यादि ये सब। और फिर मेन यहाँ से ये क्वेश्चन संभावित है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही आपसे पूछेगा प्रदीप्त और दीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु या दीप्त दोनों एक ही होता है। तो प्रदीप्त वस्तु की बात करूँ तो जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करे। ठीक है, जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करे, जैसे सूर्य, एग्जाम्पल याद रखना, सूर्य, तारा, जुगनू देखे होंगे आप लोग, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, ये सब क्या अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल में आपको कुछ अप्रदीप्त वस्तु की एग्जाम्पल भी दे देगा। तो अप्रदीप्त वस्तु के रूप में रखिएगा, देखिए टेबल जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, कुर्सी, ठीक है, किताब। मेन याद रखना आपको चंद्रमा। ठीक है ना, चंद्रमा, जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर करके पृथ्वी तक लाता है। तो जितने भी ग्रह होते हैं वो अप्रदीप्त होंगे। क्लियर है। फिर किरण पुंज को आप याद रखिएगा, तीन प्रकार के किरण पुंज पढ़ते हैं हम यहाँ पर। क्या पढ़ते हैं, अपसारी पढ़ते हैं, अभिसारी पढ़ते हैं, और एक समांतर किरण पुंज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट देखिए, कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट हम यहाँ से आपको डील करवा देते हैं। नोट में दिया गया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चैप्टर 2 में हम इसका जिक्र करेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी, अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से जब कोई फैलता है तो लेंस में क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है, तो अवतल दर्पण करता है। ठीक है, और जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है और एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो एक बिंदु पर मिलाने वाला कार्य कौन करता है, उत्तल करता है। तो इसलिए उत्तल को अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ले लेते हैं। फिर देखिए प्रकाश के परावर्तन, ये क्वेश्चन संभावित है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, क्योंकि 2-3 साल से ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके नियम याद कर लेना है। तो ये तो सिंपल था, बहुत बार आपको बताए हैं, लाइव क्लास में ही बताए हैं, कई सारा वीडियो भी इसका पड़ा हुआ होगा। तो याद रखिएगा कि अनंत से आती प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, ठीक है ना, जैसे वायु से प्रकाश आया, मान लिया ये आपका वायु है, वायु से प्रकाश आया, फिर देखिए वायु में ही जा रहा है, तो उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये फिगर, जितना आप फिगर पाते हैं या कोई चीज़ का परिभाषा देते हो, तो परिभाषा के थ्रू जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपका आंसर जो है काफ़ी सटीक होता है। तो फिगर एकदम, जब फिगर वाले प्रश्न है, फिगर से कोई उसको समझा सकते हैं, तो फिगर आप जरूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं। फिर देखिए, अब देखिए कुछ बिंदुआं इसमें जो परिभाषित किए, प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न बिंदुओं को अगर
3 नंबर का तो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, 2 नंबर का ही पूछ रहा है, तो केवल प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन लिख दीजिए, फिगर बना दीजिए। अगर बिंदुओं को परिभाषित करने को कहता है तो परिभाषित करेंगे, अपना मन से परिभाषित नहीं करना, ठीक है। तो बिंदुओं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बिंदुओं देख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। हम फास्टली केवल आपको ये बता देते हैं कि संभावित प्रश्न, ये देखिए, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ बिंदु दे करके पूरा समझाया हुआ है, पूरा डायग्राम को। अगर केवल बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए कहे तो ये फिगर बना करके सारे बिंदुओं को परिभाषित कर सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट यहाँ से ये पार्ट को आपको एकदम याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के सब जानते हैं कि 2 नियम है ना। पहला नियम क्या आपका है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, क्लियर है। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप लोग लिखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो चल दोनों आपका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये भी आपका देखिए एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें को लंबवत किसी दर्पण से गुजारते हैं तो उसमें आपतन कोण का मान कितना डिग्री और परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है। तो जब हम कोई चीज़ को लंबवत गुजार लेते हैं तो लंबवत गुजारने क्रम में उसका परावर्तन होता ही नहीं है। जिस रास्ते से आता है ना, जिस पथ से आता है ना, उसी पथ से वह दोबारा वापस चला जाता है। तो इसमें ना तो आपतन कोण बन पाता है, ना ही परावर्तन कोण बन पाता है, इसलिए इसका मान क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ नोट है यहाँ पर। तो नोट में वही बात लिखा हुआ है कि जब प्रकाश का परावर्तन लंबवत होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन है इसका प्रतिबिंब का, एग्जाम में शायद ही पूछ सकता है डिफिनेशन, ठीक है। यह कितने प्रकार के होते हैं, इसमें अंतर आपको मेन याद रखना है। तो प्रतिबिंब का सिंपल सा परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत, दोनों बातें, जिस बिंदु पर मिले, अगर मिल गया तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलता हुआ प्रतीत हो तो उसे हम काल्पनिक कहते हैं। दोनों के मिक्सिंग को मिला दे तो हम प्रतिबिंब कह देंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासीय प्रतिबिंब। में दोनों का हमें समझना है अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब। और ये बात याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये बात आपको याद रखना, ये 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो लिखने का तरीका, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब है उस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा। एकदम याद रखना है, कोई भी आभासित वस्तु सीधा, आभासित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, सीधा, ठीक है, और वस्तु से हमेशा छोटा, ठीक है ना। सीधा वस्तु से छोटा ही बनेगा, जबकि वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। फिर लिखा हुआ 3 नंबर में, वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखा से दर्शाते हैं। जैसे देखिए, ये है एक वास्तविक रेखा है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाना होता है तो टूटी हुई रेखा से, मतलब डॉट डॉट रेखा से हम उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता को लिखें। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। मेन इसका गुण याद रखना है कि प्रतिबिंब दर्पण कहाँ बनता है, पीछे,
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कैसा होता है, बराबर, समतल दर्पण का गुण है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा होता है, उल्टा, VBI यही आपका है, पार्श्विक रूप से उल्टा। जैसे कि अगर दर्पण में हम आर को देखते हैं इस प्रकार से, ये आपका दर्पण है, तो आर हम कैसे देखेंगे, तो आर आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो पार्श्विक रूप से कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है बात, क्या चीज़, कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, अर्थात वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। है इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है ना। चलिए नेक्स्ट लेकर लेते हैं आपके लिए। तो ये गोलीय दर्पण का डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, हम वीडियो में कई बार दिखाए भी हैं उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को, ठीक है ना। लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उत्तल दर्पण के बाद अवतल दर्पण की अगर बात करें, क्योंकि दर्पण में हम अवतल को ही बेस बनाकर चलते हैं, क्योंकि पूरी भूमिका जो है हम दर्पण में अवतल को लेकर के चल लेते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण की अगर बात करो तो ये दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, परावर्तक किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या हो, धंसा हुआ हो। ये आप देख रहे हैं, बाहर से कलय किया हुआ है, किनारे की अपेक्षा बीच का भाग धंसा हुआ है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण में एक ध्रुव होता है, फोकस होता है, और वक्रता त्रिज्या होता है, या वक्रता केंद्र कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर देखिए समझाया गया है कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है ना। ये सब आपको पूरी जानकारी दे दिया गया है। आगे प्रूव भी करेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ये सब भी हम यहाँ पर समझेंगे। फिर देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, तो प्रधान अक्ष या मुख्य, जब ये दर्पण होता है, ये आपका दर्पण है, ये जो आपका अक्ष है ध्रुव P से लेकर के वक्रता त्रिज्या जो C होती है, ये दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसी को हम कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है, या मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि फोकस को परिभाषित करें दर्पण के रिलेट कर करके। तो अवतल दर्पण से अगर परिभाषित करने के लिए कहेगा तो सिंपल है, देखिए फिगर पर गौर कीजिएगा कि ये आपका अवतल दर्पण है ना। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष है, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जब दर्पण से परावर्तन होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, है ना, जिस बिंदु पर काटती है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्लियर है। तो जब भी फोकस पूछे तब फिगर आप बनाइएगा, नाम लिखिएगा, P लिखिएगा, F लिखिएगा, C लिखिएगा, और ये चिन्ह परिपाटी को दर्शाना ना भूलिएगा, क्योंकि जितना फिगर आप बनाइएगा एग्जाम में उतना सुंदर आपका होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। उसी प्रकार से देखिए उत्तल, तो उत्तल में केवल काल्पनिक होगा, काटती हुई मालूम पड़ती हो, है ना, वही लिखे हैं। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मालूम पड़ती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। फिगर याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए आभासी है तो डॉट लाइन से हम दर्शा रहे हैं। अब देखिए फोकस दूरी क्या होती है, तब वक्रता प्रधान अक्ष, ठीक है, ये जो आपका होता है P ध्रुव होता है, और फोकस P होता है, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ नोट पॉइंट है, ये आगे प्रूफ भी होगा आपका कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। F बराबर R/2, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी R बराबर 2F। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। एग्जाम में देखिए कि एग्जाम्पल दे दिए हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आधी, तो 10 आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार कहते हैं कि फोकस दूरी अगर 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 20 हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपका जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये देखिए प्रूफ करने वाला हिस्सा है, तो प्रूफ करने वाला हिस्सा हम एक बार दोनों जो दर्पण सूत्र आपका है और ये जो रिलेट करके जो पूछा है फोकस और F के बीच में रिलेशन,
एफ और आर के बीच में रिलेशन, ये दोनों को जो है हम एक साथ सिद्ध कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके सेकेंड पार्ट में जो है हम पूरा लेक्चर लेकर के आएंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जल्दी जो है कवर करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।